देखिए खार्किव के मेट्रो स्टेशन है और यहां पर तमाम लोगों ने शरण ली है और ये स्थिति दर्शाने को बताने के लिए काफी है कि फिलहाल यहां के लोग किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्या माहौल वहां पर है, किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए यहां पर शरण ले रखी है। यहां के मेट्रो स्टेशन जो हैं वो उनके लिए वरदान साबित हुए हैं, क्योंकि यहां पर अपील की गई थी कि जो भी लोग हैं आसपास वो यहां पर आए, शरण लें। और यहां पर क्योंकि हवाई हमलों से वो बच सकते हैं, लिहाजा आप देख सकते हैं कि लोग अपने घर बार को छोड़कर हर उम्र हर वर्ग के लोग यहां पर हैं। छोटे छोटे बच्चे यहां पर मौजूद हैं, महिलाएं यहां मौजूद हैं और ये स्थिति आज यूक्रेन की है। अब एक सवाल ये भी फिर खड़ा होता है कि इस स्थिति के लिए यहां पर जिम्मेदार कौन है। ये स्थिति जो आज यूक्रेन में बनी हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन यूक्रेन से पीछे हट चुके हैं, नाटो की सेना जो है वो वहां से पीछे हट चली है। अमेरिका जो है वो भी खुलकर कह चुका है कि देखिए हम आपके वॉर में खुलकर शामिल नहीं होंगे। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं बार बार कि अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा कि वो खुलकर आएगा, वॉर में शामिल होगा। आर्थिक प्रतिबंधों की बात की जा रही थी, सपोर्ट की बात की जा रही थी संसाधनों के जरिए, लेकिन खुलकर लड़ाई का जिक्र कभी नहीं किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को गैर सैन्य मिलिट्री उपकरण दिए हैं, जैसा कि हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग देशों के जरिए यहां पर मदद दी जा रही है। यूक्रेन को राहत सामग्री दी गई है, मेडिकल सप्लाई ऑस्ट्रिया की तरफ से भी दी गई है। तो ग्राफिक जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से देश हैं, क्या किस प्रकार की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की संप्रभुता स्वतंत्रता के लिए हम साथ हैं। अब ये बयानों में जो साथ हैं, ये एक्शंस में कितना साथ हैं। रूस जाने से नाटो के पास परमाणु हथियार है तो ये रूस ये जान ले। हालांकि उधर रशिया भी कह रहा है कि अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आप भी समझ जाइए हम भी आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। वो तमाम पश्चिमी देश जो अगर यूक्रेन का हिस्सा होते हैं या इस लड़ाई में उसका साथ देते हैं तो वो रशिया से सीधे तौर पर भिड़ने के लिए तैयार हैं। रूस पर प्रतिबंध, निर्यात परमिट रद्द किया है कनाडा की तरफ से। तो कई तरह के प्रतिबंध जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रतिबंध काफी हैं, ये अपने आप में एक अहम सवाल होगा। और ये सवाल इस लिहाज से भी अहम होगा क्योंकि इससे पहले भी जब रूस पर आपने प्रतिबंध लगाए तो क्या रूस रुक गया था। हमारे साथ गौरव सावंत के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले विशंबर दयाल जी मैं आपके पास आता हूं। क्या रशिया पर जो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं ये काफी हैं? क्योंकि क्रीमिया पर भी जब उसने हमला किया तब भी आपने प्रतिबंध लगाए थे। क्या रशिया इस बात को समझता है कि इन प्रतिबंधों में शायद उतना दम नहीं है जो उसकी इच्छा शक्ति को रोक सके कि वो हमला करने से अपने आप को दोबारा सोचे या 4 कदम पीछे खींचे? देखिए, क्योंकि लड़ाई जारी है तो सबसे पहले तो इमीडिएट इंपैक्ट क्या है, इन सैंक्शंस का इमीडिएट इंपैक्ट कुछ नहीं है। तो लड़ाई का जो नतीजा निकलेगा उस पर इन सैंक्शंस का किसी किस्म से कोई प्रभाव नहीं है। जो अभी लड़ाई जारी है उस लड़ाई का सिर्फ लड़ाई से समाधान होगा और उसके बाद कुछ वार्तालाप होंगी। तो इन सैंक्शंस का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। 2014 में भी सैंक्शन लगे थे, लेकिन रशिया, आपको मालूम होना चाहिए, कोल्ड वॉर से रशिया या सोवियत यूनियन डिफरेंट चैनल्स यूज करता है अपने ट्रेड के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने पार्टनर से काम करने, धंधा करने के लिए जिसको बोलते हैं। तो मीडियम टर्म में इसका इंपैक्ट जरूर होगा। मीडियम टर्म मींस इसका इंपैक्ट आपको 3-4 महीने में दिखने लगेगा। रशिया पे भी पड़ेगा, उसके बाद ईयू पे भी पड़ेगा, जो यूरोपियन यूनियन है। आखिर उनका दोनों का 35-36% ट्रेड है। 35-30% ऑफ इंपोर्ट जो है रशिया ईयू से लेता है और इसी तरह से ईयू भी रशिया से ऑलमोस्ट 37% लेता है। तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पे, क्योंकि ऑयल गैस का एकदम से वो तो एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह फ्लोइंग है, गैस और ऑयल, तो उसका इंपैक्ट अभी पड़ेगा। वो रशिया पे नहीं पड़ेगा, रशिया के पास। और रशिया के पास एक बात ध्यान रखिए, 2014 में जब आपने सैंक्शन लगाए थे, रशिया के पास इतने रिजर्व नहीं थे। आज उसके पास $600 बिलियन रिजर्व है। रशिया की आज अगर आप इकोनॉमी की माइक्रो इकोनॉमी को देखें तो बहुत, आज रशिया फूड ग्रेन का एक्सपोर्टर है। पहले रशिया इंपोर्टर था, 1991 में फूड के लिए मर रहे थे। तो सैंक्शंस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं एक जो मेरे साथी अश्विनी शिवाच ने जो बात की उस पर एक थोड़ा सा करना चाहूंगा। देखिए, जो रशियंस हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और सोवियत यूनियन एरा से ट्रांसफॉर्म्ड आर्मी है जी। वही आर्मी है, लीडरशिप जो है आर्मी की वो रशिया के पास रही, मेन जो कोर थी उसकी वो रशिया के पास रही, एयर पावर जो सोवियत यूनियन थी वो कंप्लीट रशिया के पास रही, नेवल पावर कंप्लीट रशिया के पास रही। सिर्फ एक लैंड फोर्सेज जो हैं वो यूक्रेनियंस के पास है जी। और जो लैंड फोर्सेज का भी सिर्फ
एक दो उनके जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे, की मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट और जो नॉर्थ कॉकस मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट उसका पार्ट, जो ओरिजिनल सोवियत यूनियन के डिस्ट्रिक्ट थे वो ऐसे कैसे कंपोज रशिया के पास रहे। रशिया वहां से ट्रांसफॉर्म करके कंप्लीट आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइज करके आज रशिया पिछले 6-7 साल में ट्रेनिंग करके, इक्विप करके, मॉडर्न इक्विपमेंट करके रशिया एक फॉर्मिडेबल आर्म फोर्सेस है। यूक्रेन के लिए नहीं, नाटो के लिए। अगर रशिया और नाटो का युद्ध हो तो ग्राउंड फोर्सेस में आज रशिया नाटो को इस शायद यही वजह है सर कि जब बोरिस जॉनसन सामने आया और कहा कि अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो महाविनाश जो है वो हमारे देश वो के बिकॉज एयर पावर में जी। जो है नाटो की जो एयर पावर है और नाटो की जो नेवल पावर है उसको नाटो ने मोबिलाइज ही नहीं किया। तो नाटो ने कोई फोर्सेस मोबिलाइज नहीं किया। ठीक है।